Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are going to record video number 58 and this is module 2. हम पढ़ रहे हैं जो AC circuits, ठीक है। लास्ट का जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था, राइट। दैट मींस सीरीज रेजोनेंस को हम पूरी तरह से कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज सेकेंड टाइप ऑफ रेजोनेंस दैट इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस। तो आज के इस वीडियो में हम पैरेलल रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है बेसिकली, राइट। तो पैरेलल रेजोनेंस बेसिकली जैसा कि इसका नाम है कि एक ऐसा सर्किट जो पैरेलल सर्किट हो, उस सर्किट में हमें रेजोनेंस कंडीशन को अचीव करना है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस का कंडीशन हमारे पास आएगा, राइट। एज यू नो, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है कि जब पावर फैक्टर सर्किट का यूनिटी हो जाए। यूनिटी पावर फैक्टर का मीनिंग होता है वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जाए, राइट। तो ये सब चीजें होती है रेजोनेंस के केस में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सीरीज रेजोनेंस के केस में भी। दूसरी चीज, रेजोनेंस की कंडीशन को अचीव करने के लिए वी मस्ट हैव ऑल द थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दैट मींस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, राइट। ऑल्सो रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पर अकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारी चीजें, इनमें से जितनी भी चीजें हम अभी बोल रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द चीजें हम सीरीज रेजोनेंस के केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस के केस में देखेंगे कि किस टाइप का हम सर्किट लेने वाले हैं। बिकॉज पैरेलल रेजोनेंस में दो टाइप के सर्किट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक सर्किट हमारा जो सिंपल सर्किट होता है, जिस सर्किट का मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ यहाँ पर, जो सर्किट हम कंसीडर करेंगे, हियर वी हैव ए कॉइल, जिस कॉइल में एक इंडक्टर है और इंडक्टर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है हम कह सकते हैं, और एक प्योर कैपेसिटर है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम फेड करेंगे एक एसी वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सर्किट है हम कंसीडर करने वाले हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे तो सेकंड केस में कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज आइडियली कैपेसिटर कोई एक प्योर ऐसा कैपेसिटर नहीं होता जिसका कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। सो इन दैट केस व्हेन वी हैव ए प्रैक्टिकल कैपेसिटर, दैट मींस वी मस्ट हैव एन some internal resistance of a capacitor, ठीक है। उस केस को भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द केस वन, दिस इज केस वन, ठीक है। केस वन में हमने ये वाला सर्किट कंसीडर किया है। वी हैव ए रेजिस्टेंस हियर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, राइट। ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास हैं। हियर वी हैव द वोल्टेज सोर्स and the current which is flowing through this capacitor, let's call it IC, and the current which is flowing through this coil, let us call it IL. L stands for inductor, ठीक है। तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर के थ्रू जो करंट जाएगा उसको हम IL बोलेंगे, और जो कैपेसिटर के थ्रू करंट जाएगा उसको हम IC बोलेंगे। एंड द करंट विच विल बी फ्लोइंग इन द रेजोनेंस कंडीशन थ्रू दिस सप्लाई, लेट अस कॉल इट IR, रेजोनेंट करंट, ठीक है। हमने जो नेमिंग दी है हमने कुछ इस तरह से दी है कि ये IR रेजोनेंट करंट है जो वोल्टेज के साथ सेम फेस में होगा जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों करंट्स के जो हमने नाम दिए हैं, IL विच इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, IC विच इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बना ली हैं। नाउ वी विल क्रिएट फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम बनाएंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास, चूंकि पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट के लिए हमारे पास रेफरेंस एक्सिस पर होना चाहिए एक ऐसा एलिमेंट जो पूरे सर्किट के लिए कॉमन हो, और यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया। उसके बाद आपका जो करंट IL है, क्योंकि वो इंडक्टिव करंट है, RL ब्रांच के थ्रू जा रहा है, तो दैट मींस अगर वोल्टेज के साथ IL का रिलेशन देखा जाए तो दैट विल बी लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज विद सम एंगल। तो ये हमारा जो करंट है IL हो गया जो लैग कर रहा है विद सम एंगल। लेट अस कॉल दिस लैगिंग एंगल एज phi L, ठीक है। जो लैगिंग एंगल है वोल्टेज का एंड करंट के बीच में जो फेज एंगल है जिससे करंट लैग कर रहा है, IL करंट जो RL ब्रांच के थ्रू फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, दैट इज phi L, ठीक है। तो phi L हमारा बन गया। उसके बाद अगर IC को देखोगे, IC इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द प्योर कैपेसिटर, और प्योर कैपेसिटर के करंट का वोल्टेज के साथ रिलेशन होता है 90 डिग्री फेज एंगल का। दैट मींस करंट शुड लीड बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो करंट को 90 डिग्री से लीड कराना है यहाँ पर। ये
90 डिग्री लीडिंग करंट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. This should be called IC here and this angle is 90 डिग्री. ठीक है, सिंपल सा फेजर डायग्राम है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, राइट. एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ व्हाट विल डू, हम IL करंट के दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. ठीक है, ये हमने कर लिया. ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व होके बन जाएगा IL, this will become IL cos phi L and this will become IL sin phi L. ठीक है, हमने क्या किया, IL को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में, राइट. जिसमें हम देखते हैं कि जो रिजॉल्व करने के बाद जो ये दो ब्रांचेस हैं IC और IL sin phi L बोथ मस्ट बी इक्वल विद ईच अदर. ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिए, जब हमने IL को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लिया है तो यहाँ पर जो रेजोनेंस कंडीशन बनेगी उस रेजोनेंस कंडीशन के हिसाब से एक करंट वोल्टेज के साथ सेम फेस में होना चाहिए. यानी कि जो IL cos phi L है उसको हम देख रहे हैं कि ये सेम फेस में है वोल्टेज के, और जो IL sin phi L है और IC है वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देना चाहिए. यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, और कैंसिल करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर और आउट ऑफ फेस यानी कि 180 डिग्री एक दूसरे से फेस शिफ्टेड होना चाहिए. तो वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. आप देखेंगे IC ऊपर की तरफ बना हुआ है, IL sin phi L नीचे की तरफ को बना हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री फेस शिफ्टेड है, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है. यानी कि टू अचीव दिस रेजोनेंस कंडीशन हमें क्या करना चाहिए, सो द सर्किट विल बी इन रेजोनेंस, circuit will be in resonance when IC minus IL sin phi L should be equals to 0. अगर ये दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 हो जाएगा तभी हमारा जो रेजोनेंस का कंडीशन है वो हमें अचीव हो जाएगा. और ये हम कैसे करेंगे, ये हम कर सकते हैं by changing the frequency. Why frequency? Because both of these components are dependent on the frequency. How? Because जैसे आप IC को देखते हैं, IC क्या होता है, करंट थ्रू द कैपेसिटर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज अपॉन द रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. सिमिलरली IL भी आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, वो भी वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस होगा. तो बोथ क्वांटिटीज, बोथ दीज टर्म्स आर डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. सो बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, adjusting at such frequency, such a value of frequency जिसपे ये दोनों कंडीशन हमारी इक्वल हो जाएं, और वही हमारी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो यहां से हमें जो रिलेशन मिला वो क्या हो गया, IC is equals to IL sin phi L. ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से अचीव हो गई है. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ IC हियर. IC की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, IC is the current flowing through the capacitor, that means voltage upon the reactance of capacitor, V upon XC is equals to IL को हम कैसे निकालेंगे, IL will be calculated as V upon, यहाँ पर जो RL सीरीज ब्रांच है उस RL सीरीज ब्रांच में it's not only the inductor but also resistance is there. ठीक है, तो R और L के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, लेट अस कॉल इट ZL. ठीक है, इसका जो इम्पीडेंस है हमने ZL लिखा, और अगर ZL RL सीरीज ब्रांच का इम्पीडेंस है तो IL का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन ZL, राइट. उसके बाद sin phi L. sin phi L क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ये इम्पीडेंस ट्रायंगल के हिसाब से sin phi L क्या बनता है, दैट इज बिकम इक्वल्स टू X अपॉन Z. ठीक है, ये हो जाता है X अपॉन Z. अब चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं RL सीरीज ब्रांच का, क्योंकि phi L एंगल है, phi L एंगल किसका है, RL सीरीज ब्रांच का है, तो sin phi L विल बी इक्वल्स टू XL अपॉन ZL. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा XL
डॉट एक्स सी इज इक्वल्स टू जेड एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से मिल जाएगा क्योंकि v से v हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल्सो एक्सएल और एक्सी होता है हमारा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू जेड एल स्क्वायर, दैट विल गिव यू एल अपॉन सी इज इक्वल्स टू जेड एल स्क्वायर। ठीक है, अब जेड एल की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। वी हैव एल अपॉन सी इज इक्वल्स टू, जेड एल है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर यानी कि 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एल अपॉन सी इज इक्वल्स टू जेड एल स्क्वायर, जेड होता है आर एल सीरीज ब्रांच का जेड हमें निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल है हमारे पास 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर हमने कर दिया। नाउ we will write it as 2 pi fl का whole square is equals to l upon c minus r square, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा 2 pi fl is equals to स्क्वायर रूट ऑफ l upon c minus r square, और f is equals to 1 upon 2 pi l स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद L को अंदर ले जाते हैं, L को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो यू विल गेट 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L, अंदर जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एल सी आपको मिलेगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा यहाँ पर L स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस विल अकर, क्योंकि हमने जो कंडीशन ली थी वो कंडीशन ली थी कि रेजोनेंस में IC इज इक्वल्स टू IL sin phi L होना चाहिए, उसी की वैल्यूज में हमने सब सब्स्टिट्यूट करते हुए जो कैलकुलेट किया है वो f का वैल्यू कैलकुलेट किया है, एंड दिस f is nothing but equals to the resonant frequency fr. So from here we got fr is equals to 1 upon 2 pi under root of 1 upon LC minus r square upon L square। ठीक है, नाउ जो हमने सर्किट में कॉइल कंसीडर किया है, जो आरएल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर उसमें हम इस कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ही मिनिमम माने, लेट अस से कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो चूंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, लेट आर इज वेरी स्मॉल। अगर आर स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो वी विल गेट एफ आर एज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, और ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया जो हमें सीरीज आरएलसी के केस में मिला था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो सारी वैल्यूज हैं एल और सी की, वो सारी की सारी चीजें हमारी बिल्कुल वैसी हैं जैसी हम लेकर चलते हैं यूजुअली। एल को हम मेजर करते हैं हेनरी में, सी को हम मेजर करते हैं फैराड में, राइट। ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है, करेक्ट। तो हमारा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ चुका है, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन, राइट। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस, कि इम्पीडेंस कितना है पैरेलल रेजोनेंस में। ठीक है, अब इम्पीडेंस के लिए हम वापस से सर्किट में आ जाते हैं। इस सर्किट में आप ये देखते हैं कि अगर इस IR को भी आप प्लॉट करेंगे तो IR विल बी प्लॉटेड विद द वोल्टेज, क्योंकि रेजोनेंस में IR वोल्टेज के साथ सेम फेस में होना चाहिए, और सेम फेस में हम ऑलरेडी करंट लोड कर चुके हैं जिसका वैल्यू है IL cos phi L, यानी कि IR विल बी इक्वल्स टू IL cos phi L हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन करंट इक्वल्स टू लाइन करंट इज इक्वल्स टू IL cos phi L। ठीक है, हमने लिख दिया। IR की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, IR इज द करंट, सप्लाई करंट या लाइन करंट, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस ऑफ द होल सर्किट, दैट इज ZR इज इक्वल्स टू IL हमें पता है V अपॉन ZL, और cos phi होता है R अपॉन Z, तो वी कैन राइट इट एज R अपॉन ZL। अगेन V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा 1 अपॉन ZR इज इक्वल्स टू R अपॉन ZL का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो
ZL है उसकी वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट की थी, ZL की वैल्यू, ZL स्क्वायर की वैल्यू दैट वाज इक्वल्स टू L अपॉन C। ठीक है, कहां पर कैलकुलेट की थी आप देख लीजिए, ये यहाँ पर है, ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बता रहा है ZL स्क्वायर इक्वल्स टू L अपॉन C। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, we will use this value here ZL square, so we will get 1 upon ZR is equals to R upon L upon C। ठीक है, और ZR is equals to L upon CR। ठीक है, तो ये बेसिकली वो इम्पीडेंस है जो पैरेलल रेजोनेंस का इम्पीडेंस कहलाता है, इसी को हम डायनामिक इम्पीडेंस भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डायनामिक इम्पीडेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डायनामिक इम्पीडेंस। तो डायनामिक इम्पीडेंस बेसिकली पैरेलल रेजोनेंस में आता है, जिसकी वैल्यू होती है L अपॉन CR। ठीक है, और ये L अपॉन CR है, ये प्योरली एक रेजिस्टिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है। आप देख सकते हैं L CR ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट एलिमेंट जो किसी भी तरह से वेरी नहीं होगा। ठीक है, और जो ZR की वैल्यू है बहुत हाई होती है, क्योंकि L अपॉन C का जो रेशियो है वो इट्स वेरी वेरी हाई यूजुअली। ठीक है, तो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ ZR इज वेरी वेरी हाई। Now we can calculate the line current also. Now the line current IR is equals to है V upon ZR। चूंकि ZR की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो V upon L upon CR that will give you VCR upon L। ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ करंट आ गया है, राइट। चूंकि ZR का वैल्यू बहुत हाई है, इट इज ए वेरी वेरी हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ L अपॉन C का जो रेशियो है वो हाई है, तो दिस इज वेरी हाई। ठीक है, आपको याद होगा सीरीज रेजोनेंस में हमने जो इम्पीडेंस कैलकुलेट किया था दैट वाज मिनिमम, बट इन दिस केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस वी हैव इम्पीडेंस, डायनामिक इम्पीडेंस इज वेरी वेरी हाई, दैट इज व्हाई द करंट इज मिनिमम। ठीक है, दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है, पैरेलल रेजोनेंस के केस में करंट आपका मिनिमम होगा। ठीक है, एंड दिस पैरेलल रेजोनेंस इज आल्सो कॉल्ड करंट रेजोनेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड करंट रेजोनेंस? बिकॉज जो दो पैरेलल ब्रांचेस हैं यहाँ पे जो हमने सर्किट में दिखाई हैं, इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस में बहुत हाई करंट फ्लो होता है एज कंपेयर टू दिस IR। जैसे आपको याद होगा सीरीज रेजोनेंस में हमने बताया था कि L और C के अक्रॉस वोल्टेज बहुत हाई होता है रेस्पेक्टिव ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, दैट इज व्हाई सीरीज रेजोनेंस को हम बोलते हैं वोल्टेज रेजोनेंस। Likewise, in case of parallel resonance, the current flowing through these two parallel branches is very very high as compared to this IR. That is why this is called as current resonance। ठीक है, इसको हम कहते हैं current resonance, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर करंट एम्पलीफाई हो जाता है। जबकि सीरीज के केस में क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफाइंग, राइट। तो उसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, इसको हम करंट एम्पलीफायर कहते हैं। इन टर्म्स से भी कभी कभी एग्जाम में या कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कि वोल्टेज एम्पलीफायर रेजोनेंस में कौन सा होता है, करंट एम्पलीफायर कौन सा होता है, तो यू मस्ट नो कि कौन सा केस सीरीज बनेगा और कौन सा केस पैरेलल आएगा, राइट। चलिए, इसके बाद हम कंसिडर करेंगे केस नंबर 2। ठीक है, ये केस नंबर 1 का हमने कैलकुलेशंस कर लिया, अब केस नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। केस 2, केस 2 जो कि एक जनरल केस भी है। जनरल केस में हमने क्या करना है कि एक ऐसा सर्किट लेना है जिसमें इंडक्टर का भी एक रेजिस्टेंस हो और कैपेसिटर का भी एक रेजिस्टेंस हो, यानी कि इस तरह से, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अप्लाइड टू ए एसी वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास जो एसी वोल्टेज सप्लाई है वो V है, यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो R है, ये L है, इसको हमने R1 नाम दिया है, इसको C नाम दिया है। द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस विल बी कॉल्ड IC, दिस विल बी कॉल्ड IL। ठीक है, एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस लेट अस कॉल इट IR, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अगेन इसका फेजर डायग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है,
तो इसका फेजर डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अगेन हम रेफरेंस एक्सिस पर वोल्टेज लेंगे, क्योंकि पैरेलल सर्किट में रेफरेंस एक्सिस पर वो एलिमेंट आएगा जो कॉमन है, दैट इज वोल्टेज हियर। उसके बाद एक करंट हमारे पास IL है जो RL ब्रांच का है, जिस जो वोल्टेज से लैग करना चाहिए। सो एक लैगिंग करंट है हमारे पास, वैल्यू है IL। ऑल्सो RC ब्रांच में एक करंट IC फ्लो हो रहा है। IC जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करना चाहिए विद सम एंगल, तो इसको हम लीड करा देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको लीड करा दिया। जो एंगल ऑफ लीडिंग है वो हमने ज्यादा लिया है, ये मानते हुए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का वो बहुत स्मॉल है, जिस वजह से हमारे पास जो करंट होगा उसका जो एंगल बनेगा वोल्टेज से वो नियरली इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम करंट्स को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो एक हमारा जो IL कंपोनेंट है उसको हम सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पर जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो यू विल गेट IL cos phi L। ऑल्सो वर्टिकली जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो यू विल गेट IL sin phi L। ठीक है, सिमिलरली IC को जब आप रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टली, ये आपको देगा वैल्यू IC cos phi C। ठीक है, IC cos phi C। ऑल्सो वर्टिकली जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो गया वर्टिकली, ये आपको वैल्यू देगा IC sin phi C। राइट, ये आपका फेजर डायग्राम बन गया एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के बाद हमने फेजर डायग्राम क्रिएट कर लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IL। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL? IL विल बी इक्वल्स टू V अपॉन ZL। ठीक है, ZL मतलब RL जो सीरीज ब्रांच है उसका हमें इम्पीडेंस चाहिए, तो V अपॉन ZL हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा RL का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। इसके बाद साइन फाई L, साइन फाई L होगा XL अपॉन ZL। ठीक है, XL है हमारे पास ओमेगा R इंटू L अपॉन ZL है हमारे पास रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा RL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट IC। IC इज इक्वल्स टू V अपॉन ZC। ठीक है, V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा RC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया IC, V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा RC का होल स्क्वायर। दिस इज R1 नॉट R, राइट। एंड साइन फाई C, साइन फाई C इक्वल्स टू होगा XC अपॉन ZC, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा RC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा RC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। सो रेजोनेंस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दोनों, और रेजोनेंस कंडीशन के लिए ये दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इक्वलेंट में हमारे पास होगा दिस कंपोनेंट IL sin phi L is equals to IC cos, no this is not cos, this is sin, yes this is sin। तो आपके पास होना चाहिए IL sin phi L is equals to IC cos IC sin phi C for resonance condition। we must have IL sin phi L is equals to IC sin phi C। अभी आप देखिए हमने IL sin phi L और IC sin phi C सबकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया है ऊपर, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will be
हैविंग v अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा r l का होल स्क्वायर इनटू sin phi l इज ओमेगा r l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा r l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू IC इज v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा r c का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन ओमेगा r c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा r c का होल स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद आप देखते हैं v से v कैंसिल आउट हो जाता है, और फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा r l अपॉन स्क्वायर रूट यहाँ पर हट जाएगा प्लस ओमेगा r l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा r c अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा r c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है। फर्दर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है ओमेगा r l अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा r स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ओमेगा r c का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ओमेगा r c अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर r1 स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा r स्क्वायर r1 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके। एलसीएम सॉल्व करने के बाद आपको जो कंपोनेंट मिलेगा वो यही वाला होगा। ठीक है, फर्दर यहां से ओमेगा r से ओमेगा r कैंसिल हो गया दोनों साइड से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद l को ये नीचे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन l के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओमेगा r स्क्वायर r1 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1, इधर वाला c के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ओमेगा r स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, देन सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मिलेगा l ओमेगा r स्क्वायर r1 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस l इज इक्वल्स टू c r स्क्वायर प्लस c ओमेगा r स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद रीशफल करते हैं, इस कंपोनेंट को इस तरफ ले आते हैं। r स्क्वायर r1 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c ओमेगा r स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल्स टू c r स्क्वायर माइनस ऑफ l। ठीक है, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं ओमेगा r स्क्वायर को। ठीक है, उसके बाद l को एंड c को। तो ओमेगा r स्क्वायर l और c को कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा r1 स्क्वायर c, यहाँ पर बचा r1 स्क्वायर c माइनस यहाँ पर बचता है सिर्फ l इज इक्वल्स टू c r स्क्वायर माइनस ऑफ l, और ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू c r स्क्वायर माइनस l अपॉन एल सी r1 स्क्वायर c माइनस ऑफ l। ठीक है, ऑल्सो अगर यहां से ओमेगा r की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा r विल बिकम इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, बाकी पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, सी आर स्क्वायर माइनस एल अपॉन r1 स्क्वायर c माइनस ऑफ l। ठीक है, नाउ सिंस वी नो कि ओमेगा r इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ आर, सो क्योंकि हमारे पास ओमेगा r है तो हम लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी स्क्वायर रूट ऑफ c r स्क्वायर माइनस l अपॉन r1 स्क्वायर c माइनस ऑफ l। ठीक है, सो दिस इज द फुल एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन आया दिस इज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन केस 2, जिसमें हमने
इंडक्टर के साथ भी रेजिस्टेंस एज्यूम किया है और कैपेसिटर के साथ भी रेजिस्टेंस को एज्यूम किया है। अगर इसी एक्सप्रेशन में आप R1 और R को दोनों को नेग्लिजिबल ले लेते हो, इफ R एंड R1 आर नेग्लिजिबल, ठीक है, क्या होगा, R1 और R को जैसे आप नेग्लिजिबल लोगे तो R और R1 की जगह आप अगर 0 पुट करते हो तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों टर्म जब कैंसिल हो जाएंगी तो L अपॉन L होगा, तो L अपॉन L इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा FR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, यानी कि अगेन आपको वापस से वही सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो एक्सप्रेशन हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ पे हमें? ओके, now we will do the graphical representation. Graphical representation, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दो कर्व बनाएंगे, पहला कर्व होगा आपका Z वर्सेस F और दूसरा कर्व होगा आपका I वर्सेस F, ठीक है। हम चाहें तो दोनों को एक ही कर्व पर बना सकते हैं और चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं। तो पहला अगर हम कर्व प्लॉट करें जो कि Z वर्सेस F है, Z वर्सेस F में हमने ये देखा है कि जब हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर यू गेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आपका जो इंपीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। लेट अस से दिस इज द पॉइंट यू गेट द मैक्सिमम इंपीडेंस जिसकी वैल्यू है L अपॉन सी आर, ZR इज इक्वल्स टू L अपॉन सी आर, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां मैक्सिमम आपको मिलता है। और अगर बाकी फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो उसमें आपको जो इंपीडेंस है दैट विल वेरी इन दिस मैनर, ठीक है, दिस विल बी द पीक, ठीक है। तो ये आपका हो गया Z वर्सेस F। नेचुरली आपको पता है Z के ऊपर ही सर्किट का करंट डिपेंड करता है, यानी कि जब भी हमारा इंपीडेंस मैक्सिमम होगा, इन दैट केस करंट विल बी मिनिमम। सो वी विल प्लॉट अनदर कर्व हियर, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी एंड I के बीच में उसको प्लॉट करेंगे। अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, और इस पॉइंट पर जब मैक्सिमम इंपीडेंस होता है तो हमें जो करंट मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। तो दिस विल बी वेरी लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर मिनिमम करंट जिसका वैल्यू है V अपॉन ZR, राइट। ये दोनों कर्व रिप्रेजेंट करते हैं आपको ग्राफिकली, जिसमें वेरिएशन दिखता है हमें इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का और करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। आपको याद होगा कि सीरीज रेजोनेंस में जो क्वालिटी फैक्टर हमने निकाला था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज, बिकॉज सीरीज रेजोनेंस इज ए काइंड ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट जिसमें अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पास जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बट इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस आपके पास करंट ज्यादा हाई वैल्यू में बिल्डअप होता है जो दोनों पैरेलल ब्रांचेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो quality factor hoga that will be in terms of the current only. So quality factor here can be defined as Q factor is equals to circulating current between L and C, circulating current between L and C divided by IR, ठीक है, where we have IC is equals to हमारे पास है V अपॉन XC, that is also equals to ओमेगा R C V, ठीक है। एंड IR इक्वल्स टू है हमारे पास V अपॉन ZR, that is equals to VCR upon L, right? So quality factor is equals to omega R CV divided by VCR upon L. That will give you the value 2 pi FR, ओमेगा R की जगह हो गया 2 pi FR into L upon R, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, और आप ध्यान से देखिए ये जो हमें वैल्यू मिली है
दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू XL अपॉन R, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू XL अपॉन R। दैट मीन्स ये बिल्कुल सेम वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर है जो आपको सीरीज रेजोनेंस के केस में मिला था, राइट। अब अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करोगे उसके फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला होता है FR का, सिंस वी नो दैट FR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, तो FR को अब यहाँ पर पुट करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर आपका हो जाता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन R इंटू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फाइनली आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1/r अंडर रूट ऑफ L अपॉन C, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलेज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, वही सारी क्वांटिटीज, वही सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली हमें इस केस में भी मिल रहे हैं। नाउ बैंडविड्थ की अगर बात करें, बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ भी आपका यहाँ पर सेम होगा। बैंडविड्थ इक्वल्स टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्वालिटी फैक्टर, also equals to होता है F2 minus of F1, where F1 is the lower cutoff frequency जो होती है FR minus bandwidth upon 2, also F2 equals to होता है FR plus bandwidth upon 2। ये सारे फॉर्मूलेज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। So that is all about this parallel resonance। तो यहाँ से जो हमें मेन पॉइंट्स मिले हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है कि पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ठीक है, cos फाई यूनिटी होना चाहिए सबसे पहली चीज तो, जिसकी वजह से आपका जो सर्किट है एज ए रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जो कि रेजोनेंस की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन होती है। दूसरी चीज आपको यहाँ से मिली है, जो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम होता है। तीसरी चीज आपको मिली है, जो करंट है रेजोनेंस के केस में वो मिनिमम फ्लो होगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ से मिलती है, राइट। तो with this discussion of this parallel resonance we conclude this theory portion of this parallel resonance। हम इसको खत्म करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, उस वीडियो में हम पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ताकि हमारा ये पैरेलल रेजोनेंस का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, राइट। सो टिल देन आप ये सारे डेरिवेशंस का प्रैक्टिस कीजिए, इनके सारे कुछ स्टेप्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। So thank you for watching this video. Thank you.